हेलो गाइस। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आज बहुत दिनों बाद में एक वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी अपन ने एक्सरे, सीटी, स्पायरोमेट्री एंड जीना फॉर अस्थमा एंड गोल्ड फॉर सीओपीडी, कुछ और टॉपिक्स भी थे वो कवर कर लिए। ठीक है, तो नाउ आई एम मूविंग टू ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो पहले मैं कुछ डीआरटीबी मैनेजमेंट गाइडलाइन की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। डीआरटीबी मीन्स ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। तो जो न्यू गाइडलाइंस अभी आई है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो बात करें डीआरटीबी के मैनेजमेंट की, तो इंडिया ने इन कुछ सालों के अंदर डीआरटीबी के मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इंडिया रीच्ड फॉर फार प्रोग्रेस इन मैनेजमेंट ऑफ डीआरटीबी और ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। 2023 की बात करें, लास्ट ईयर की अपन बात करें, लास्ट ईयर की डाटा की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो अमोंग 25.52 लैक्स, लाइक 25 लाख आप मान लीजिए, टीबी पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड। ठीक है, तो इन 2023 25 लाख टीबी पेशेंट डायग्नोज्ड हैं, उसमें से 24.38 लाख, लाइक 94.5% वर पुट ऑन ट्रीटमेंट। तो ये बहुत अच्छा, एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि 95%, 95.5% तक आप ट्रीटमेंट अचीवमेंट कर रहे हो, ट्रीटमेंट दिया गया है पेशेंट्स को। ठीक है, अब इसमें से सक्सेस रेट की बात करें तो सक्सेस रेट के अंदर देखिए, टीबी के मैनेजमेंट के अंदर जितना गवर्नमेंट का योगदान है, जितना पब्लिक सेक्टर का योगदान है, उतना ही प्राइवेट सेक्टर का योगदान भी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, दिट इज 85% विद 6 मंथ रेजिमेंट। ठीक है, ये बात कर रहे हैं अपन ड्रग सेंसिटिव टीबी की, 6 मंथ रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और प्राइवेट 87%। जो मैंने अभी बात की वो टोटल टीबी पेशेंट के डायग्नोसिस की बात की, और बाद में मैंने सक्सेस रेट की बात की है वो 6 मंथ रेजिमेंट जो है ड्रग सेंसिटिव टीबी की बात की। अब अपन बात करें आगे रेजिस्टेंस टू एच एंड आर इज ऑफ ग्रेटर कंसर्न। अब अपन बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, एच एंड आर रेजिस्टेंस की। तो परसेंटेज ऑफ एमडीआर टीबी की अपन बात करें ग्लोबली, कितने परसेंट है एमडीआर टीबी के पेशेंट्स ग्लोबली। ठीक है, तो न्यूली डायग्नोस्ड है 3 to 4%। इन प्रीवियसली ट्रीटमेंट जो है, प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस होते हैं वो 18 to 21%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्टली डायग्नोज हो रहे हैं एमडीआर टीबी वो बहुत ही कम होते हैं, ओनली 3 to 4%। लेकिन 3 to 4% उतना कम भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी है। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियसली ट्रीटेड है, मतलब जिन्होंने प्रीवियस ट्रीटमेंट ले चुके हैं वो, अब इनमें से मेनली जो होंगे वो डिफॉल्टर वाले होते हैं, या फिर जो इरेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, इनसफिशिएंट ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं, इसमें से 18 to 21% है। ये ग्लोबल डाटा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO टीबी रिपोर्ट 2024, WHO की टीबी रिपोर्ट की बात करें, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 24 की, 20% डिक्रीज इन एमडीआर टीबी पेशेंट फ्रॉम 2015 to 2023। बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये। 20% डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुए हैं एमडीआर पेशेंट, कब से? 2015 से 23 तक, मतलब इन 8 सालों में 20% तक एमडीआर टीबी डिक्रीज है। ये WHO बोल रहा है, WHO की जो टीबी रिपोर्ट है 2024 की वो बोल रही है। कारण क्या है? इंडिया इंक्रीज द रेट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डीआरटीबी। ठीक है, तो इंक्रीज रेट हुई, उस कारण से ट्रीटमेंट भी अचीवमेंट हुआ, ट्रीटमेंट भी लोगों को, और ट्रीटमेंट इंप्रूवमेंट भी हुआ है, लोग ठीक भी हुए हैं। इसलिए एमडीआर पेशेंट के अंदर ये कमी देखने को मिली है। ठीक है, आल्सो सक्सेस रेट इज इंक्रीज फ्रॉम 49 to 74%। ठीक है, जो 49% 2017 में थी, ठीक है, और अभी कितना हो गया 74% 2021 में। तो अराउंड 30% तक, अराउंड 25% तक ये इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो 25% इंक्रीमेंट होना बहुत अच्छी बात है सक्सेस रेट में। लगभग कितने सालों में? ओनली 4 ईयर्स। 2017 के अंदर कितना था? 49%, तो 2021 में ये है 74%। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है कि सक्सेस रेट इंक्रीज हुई है, डायग्नोसिस जो है रेट है वो इंक्रीज हुई है। कारण है आपको पता है, सीबीनाट इसका कारण है। तो सीबीनाट आने के बाद में बहुत जल्दी डायग्नोसिस होता है टीबी का, होने के बाद में ट्रीटमेंट भी आजकल, अवेयरनेस भी अच्छी हुई है, ट्रीटमेंट गाइडलाइन भी अच्छी है, फॉलो भी अच्छा किया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, इसलिए सब कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है।
आगे अपन बात करें DRTB 2022 अपडेटेड गाइडलाइन फॉर DRTB और RRTB रिकमेंड्स बी पाम रेजिमेन फॉर एलिजिबल पेशेंट। तो एक नया रेजिमेन अभी आया है, इसकी ही मैं अभी बात करने वाला हूँ। इसको अपन ने बोला बी पाम, बी पी स्मॉल ए कैपिटल एल कैपिटल एम। तो बी इज कैपिटल, पी इज कैपिटल, ए इज स्मॉल, एल इज कैपिटल एंड एम इज कैपिटल। तो बी स्टैंड्स फॉर बेडाक्विलिन, बी स्टैंड फॉर बेडाक्विलिन। P stand for pretomanic. This is the new drug, pretomanic. L stand for linezolid and M stand for moxifloxacin. तो बाकी तीन ड्रग आपको पता है। बेडाक्विलिन, बेडाक्विलिन भी वैसे न्यूअर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया। प्रीटोमेनिक इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, अभी तो हमारे सेटअप में भी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इन 2022 WHO recommends that all MDR or RRTB including additional resistance to fluoroquinolones need to take all oral regimen either longer or shorter, ठीक है। तो WHO बोल रहा है कि 2022 के बाद अभी, क्योंकि इंजेक्टेबल बंद हो गया, ठीक है, इन 2022 WHO रिकमेंड्स ऑल ओरल, शॉर्टर हो चाहे लॉन्गर हो, ठीक है। अब इंजेक्टेबल्स बंद हो गए तो ऑल ओरल कर दिया है इन्होंने, सब कुछ ओरल ही लेना है, तो बहुत अच्छा है। इंजेक्टेबल से बहुत इश्यूज होते थे, जो बोल सकते हैं जो डिफ़ॉल्टर रेट ज़्यादा बढ़ती थी, लोग छोड़ देते थे इंजेक्शन की डर से, है ना। कभी अवेलेबिलिटी का भी थोड़ा इशू रहता था, लगाने का भी फिर हर कोई लगा नहीं सकता। ओरल तो कोई भी चलो ठीक है आप खा लो, ले लेते हैं। तो एडरेंस अब ज़्यादा हुआ है, पहले एडरेंस कम था, डिफ़ॉल्ट कर देते थे, इसलिए इंजेक्टेबल्स को हटा दिया गया है, ठीक है। अभी ऑल ओरल रेजिमेन है, चाहे रेजिस्टेंस ऑफ फ्लोरोक्विनोन ही क्यों ना हो साथ में, फिर भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो अपन बात करेंगे इस रेजिमेन की पहले, बी पाम रेजिमेन, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर मोर देन 14 ईयर ऑफ एज। यहाँ पे एक कैच है कि लेस देन 14 ईयर्स को आप ये नहीं दे सकते, उसके लिए आपको शॉर्टर या फिर ओरल ऑर्गेनिज्म ही यूज करना है। अभी भी वही यूज कर रहे हैं, शॉर्टर और ओरल, ठीक है। शॉर्टर और लॉन्गर, ऑल ओरल है, दोनों ही ऑल ओरल बोलते हैं इनको, शॉर्टर और लॉन्गर। ऑल ओरल बोला जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंजेक्टेबल नहीं है, ऑल ओरल एलिजिबल, ठीक है, इंजेक्टेबल नहीं है इसलिए। यूज्ड फॉर मोर देन 14 ईयर ऑफ एज, यूज्ड फॉर मोर देन 14 ईयर ऑफ एज with MDR RRTB regardless of फ्लोरोक्विनोन रेजिस्टेंस एंड HIV स्टेटस, ठीक है। अब समझ में आया, बी पाम रेजिमेन की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें फ्लोरोक्विनोन रेजिस्टेंस हो तो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो फ्लोरोक्विनोन रेजिस्टेंस हो तो आप शॉर्टर नहीं दे पाते थे, उसमें लॉन्गर देना पड़ता था, सॉरी लॉन्गर नहीं दे पाते थे, क्योंकि उसमें मतलब फ्लोरोक्विनोन उसमें भी है, ठीक है। थोड़ा एक इश्यू, इसको अपन बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं बीपाम रेजिमेन की। तो दिस इज यूज्ड फॉर मोर देन और इक्वल टू 14 ईयर ऑफ एज विद एमडीआर और आरआरटीबी रिगार्डलेस ऑफ फ्लोरोक्विनोन रेजिस्टेंस हो तो भी आप दे सकते हो, एंड HIV स्टेटस, HIV हो ना हो कोई इशू नहीं, आप उनको दे सकते हो, ठीक है। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया की अपन यहाँ पे बात करें तो पहला मैंने बताया मोर देन 14 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, प्लस न्यूली डायग्नोस्ड एमडीआर आरआरटीबी रेजिमेन that should be microbiologically confirmed, ठीक है। CB0 आपका पॉजिटिव आना चाहिए और रेजिस्टेंट आना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म होना चाहिए, और प्रोबेबल MDR-TB हु फेल्ड H मोनो और पोली DRTB ट्रीटमेंट, ठीक है। H मोनो या फिर पोली DRTB ट्रीटमेंट जो फेल कर चुका है प्रोबेबली, उसको भी आप ये दे सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आइसोनिजिट वगैरह नहीं है ना। तो H मोनो मतलब रेजिस्टेंट आइसोनिजिट से, तो वो आप यहाँ पे आप उसको शॉर्टर नहीं दे सकते। तो आगे अपन बात करेंगे शॉर्टर और लॉन्गर इनकी क्या क्या होते हैं ये। अभी अपन बात कर रहे हैं बीपाम रेजिमेन, जो एक नया रेजिमेन है उसकी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ड्रग एक्सपोजर। इंक्लूजन क्राइटेरिया की अपन बात कर रहे हैं। सेकंड, हिस्ट्री ऑफ ड्रग एक्सपोजर। तो लेस देन 1 मंथ एक्सपोजर विद बेडाक्विलिन, लाइनेजोलिड एंड और प्रेटोमेनिड। तो लेस देन 1 मंथ एक्सपोजर हुआ है इनका, तो आप उनको दे सकते हो। मान लो किसी ने लिया था और उसने लिया नहीं, वो छोड़ दिया, अब उसको इश्यू हो गया, आपके पास वापस पेशेंट आया है, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो यदि लेस देन 1 मंथ एक्सपोजर है तो लेस 1 मंथ में क्या होता है कि ये इसलिए बोला कि बस 1 मंथ से लिया जाता है कि रेजिस्टेंट डेवलप नहीं होता है, समझा जाता है कि 1 मंथ में होता है, रेजिस्टेंट डेवलप नहीं होता है। तो लेस देन 1 मंथ है, लेस देन 1 मंथ लेके छोड़ दिया किसी कारण से, अब वो वापस आपके पास आया है, तो आप उसको दे सकते हो। कौन कौन सी? सेम, इसमें आपका जो मोक्सीफ्लॉक्स है वो नहीं लिया है,
खाली बेडाक्विलिन, लाइनेजोलिड एंड और प्रिटोमेनिड, ठीक है। यदि मोर देन 1 मंथ एक्सपोजर है, ठीक है, अब यहाँ पे कैच है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का माना जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो आप उसको नहीं दे सकते। तो मोर देन 1 मंथ किसी ने लेके छोड़ दिया, लेकिन उसके पास सेंसिटिविटी अवेलेबल है कि हाँ वो सेंसिटिव है इन ड्रग्स, ठीक है। DST जो रिजल्ट है वो अवेलेबल है दिस 3 ड्रग्स के लिए, बेडाक्विलिन, लाइनेजोलिड एंड प्रिटोमेनिड। तो सेंसिटिविटी टेस्ट उसके पास अवेलेबल है, तो मोर देन 1 मंथ एक्सपोजर हो तो भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। सॉरी। और हु इज नॉट फेल्ड विद बेडाक्विलिन, लाइनेजोलिड कंटेनिंग शॉर्टर और ओरल रेजिमेन, ठीक है। बेडाक्विलिन, लाइनेजोलिड कंटेनिंग जो शॉर्टर रेजिमेन था या फिर लॉन्गर रेजिमेन था, दोनों में ही आता है बेडाक्विलिन एंड, ठीक है, बेडाक्विलिन दोनों में आता है। लाइनेजोलिड आपका लॉन्गर में आता है, शॉर्टर में नहीं आता, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे हु इज नॉट फेल्ड विद बेडाक्विलिन इन लाइनेजोलिड कंटेनिंग रेजिमेन, ठीक है, शॉर्टर या ओरल, उसने फेल नहीं किया, उसने कुछ दिन लिया था, उसको इम्प्रूवमेंट भी हुआ, लेकिन अब उसको लग रहा है कि नहीं, उसने छोड़ दिया किसी कारण से, या कुछ इशू, कोई भी इश्यू था उसने छोड़ दिया, या लंबा टाइम था उसके लिए उसने नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि आपका जो बीपाम रेजिमेन है वो खाली 6 मंथ के लिए ही है, ठीक है। बीपाम रेजिमेन खाली 6 मंथ के लिए है। शॉर्टर रेजिमेन आपका ठीक है लंबा होता है, 9 मंथ के लिए होता है। लॉन्गर रेजिमेन 18 to 20 मंथ के लिए होता है, ठीक है। तो शॉर्टर रेजिमेन एग्जैक्टली बात करूँ तो 9 to 11 मंथ होता है, ठीक है, और लॉन्गर रेजिमेन 18 to 20 मंथ्स तक होता है, ठीक है। ये खाली 6 मंथ है, ठीक है। और यहाँ पे IPCP नहीं होता, 6 मंथ सेम ड्रग चलने वाली, उसके अपन बात करेंगे अभी। नेक्स्ट इंक्लूजन क्राइटेरिया है QT इंटरवल। QT इंटरवल की बात कर रहे हैं, QT की बात कर रहे हैं। ECG के अंदर यदि लेस देन 450 मिली सेकेंड है मेल्स में और लेस देन 470 मिली सेकेंड है फीमेल्स में, और इफ अबनॉर्मल विद डिसएक्टोलीमिया है बट बिकम्स नॉर्मल आफ्टर इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, ठीक है। यदि अबनॉर्मल भी है, मतलब मोर देन 415 मेल्स है और मोर देन 470 QT इंटरवल फीमेल्स में, मतलब ज़्यादा है 470 से, तो आप इलेक्ट्रोलाइट करवाया आपने, इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मल था, इलेक्ट्रोलाइट आपने करेक्ट कर दिया, तो आपका QTC इंटरवल भी ठीक हो गया यदि, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन लैक्टेटिंग फीमेल को आप देना, लैक्टेटिंग फीमेल को नहीं देना। लैक्टेटिंग हो लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, उनको आप दे सकते हो, दोनों बातें की है, ठीक है। लैक्टेटिंग मतलब तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं माना जाता है, तो वो पूछ के देना कि हाँ भैया अब बच्चे को दूध तो नहीं पिला रहे हो ना, आप ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं कर रहे हो। नॉन प्रेग्नेंट, या प्रेग्नेंट को आप नहीं दे सकते, नॉन प्रेग्नेंट को आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर एक दिया है प्रेग्नेंट को आप कब दे सकते हो, जब उनकी जो प्रेगनेंसी है लेस देन 20 और 24 वीक जेस्टेशन हो और हुज विलिंग ऑफ MTP की विलिंग हो 20-24 से कम है, यूजुअली 20 वीक्स की माना जाता है, 20 वीक्स से कम में आप MTP कर सकते हो, तो विलिंग है तो आप उसको दे सकते हो। तो एक्सक्लूजन में इसका जो उल्टी चीज़ है वो एक्सक्लूजन में आ जाएगी, लाइक पहला लेस देन 14 ईयर ऑफ एज, ठीक है। दूसरा हुज रेजिस्टेंट या कहेंगे डॉक्यूमेंटेड रेजिस्टेंस हो जिसके पास में बेडाक्विलिन, लाइनेजोलिड और प्रिटोमेनिड, तीनों में से कोई भी एक, ठीक है, डॉक्यूमेंट रेजिस्टेंट हो तो नहीं देना। डिरेंज्ड LFT लीवर फंक्शन टेस्ट आपका 3 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल से ज़्यादा हो, ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल हो तो नहीं देना। सीवियर EPTB, यस ये EPTB के अंदर आपको नहीं देना होता, खाली लिम्फ नोड, इफ्यूजन और एब्डोमिनल TB इनमें आप दे सकते हो। सीवियर वाली फॉर्म लाइक CNS, स्पाइन, बोन और मिलियरी, CNS, स्पाइनल TB, बोन TB और मिलियरी TB, सीवियर एक फॉर्म ऑफ EPTB के अंदर ये रेजिमेन नहीं अलाउड है, खाली लिम्फ नोड TB, इफ्यूजन और एब्डोमिनल TB में आप दे सकते हो। एब्डोमिनल का लिखा नहीं है लेकिन मैंने बताया कि हाँ ये सीवियर फॉर्म में नहीं है, लोकलाइज्ड फॉर्म में होता है, तो इसलिए आप चलो ले लेते हो उसको, तो लिम्फ नोड इफ्यूजन लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड कार्डियक अबनॉर्मेलिटी, ठीक है, उसमें आपको नहीं देना, डॉक्यूमेंटेड है नहीं देना। लाइक पहला मैंने बताया कि QTC मोर देन 450 है मेल्स में और मोर देन 470 है फीमेल्स में। स्ट्रक्चरल डिजीज हो, कार्डियक सिनकोप उसको बार बार हो रहा हो, डॉक्यूमेंटेड है। लॉन्ग QT सिंड्रोम उसको हो, ठीक है, AV ब्लॉक्स है, एरिथमियाज है, इनके अंदर उनको नहीं देना है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें
ठीक है। दैट इज यूज ऑफ ड्रग इंक्रीज विद बी पाम टॉक्सिसिटी। कुछ ड्रग्स है जो साथ में ली जा रही है, तो उसको आपको बी पाम को थोड़ा, यदि वो ड्रग्स उसको लेनी ही है, या तो उन ड्रग को आप चेंज कर दो, लेकिन ऐसा है कि कोई ड्रग वो उसको चल रही है तो उसको फिर आप बी पाम रेजिमेन नहीं दे सकते। तो इसमें पहला आता है साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर भी आएगा इसमें, और इनहिबिटर भी आएगा, ठीक है। तो इंड्यूसर का एग्जांपल लाइक सल्फोनाइल यूरियास, कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटॉल, एक्यूट एल्कोहल, क्रोनिक एल्कोहलिक और फिनिटोइन, ये सब इंड्यूसर्स होते हैं। इनहिबिटर्स की बात करूं, सल्फोनामाइड्स, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल जो एंटी फंगल है, सिप्रोफ्लॉक्स एंटीबायोटिक है, इरिथ्रोमाइसिन, सोडियम वेलप्रोएट इधर आता है, फिनिटोइन मैंने इंड्यूसर में बताया, सोडियम वेलप्रोएट इनहिबिटर में आएगा, और एक्यूट एल्कोहलिक कोई अभी नया कोई एल्कोहल पीना स्टार्ट किया है, नहीं देना। WHO क्या बोल रहा है कि हु हैज इंक्रीज क्यूटी इंटरवल विद कौन से ड्रग्स, अगेन वापस आप रिपीट कर सकते हो, क्यूटी इंटरवल भी बढ़ा रही, साइटोक्रोम P450 वो इंड्यूसर भी है, इसमें आपका आएगा एंटी फंगल, ठीक है, एंटी फंगल, एंटी साइकोटिक्स। तो जो भी ड्रग्स है क्यूटी इंटरवल बढ़ा रही है उनको नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी ये ड्रग्स भी बढ़ाती है, वो बढ़ा देगी तो वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, SSRIs, ये भी कोई ले रहा है पेशेंट, मतलब एक तरह से साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसके अंदर बीपम रेजिमेन थोड़ा कॉशियसली या फिर ना दे तो ठीक है, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। सीवियर एनीमिया, ये भी अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना, तो प्री केमोथेरेपेटिक एवोल्यूशन आपको करवाना है। अनीमिया सीवियर है लाइक लेस देन 8 HB तो नहीं देना, प्लेटलेट्स 75,000 से कम है तो नहीं देना, ल्यूकोपिनिया न्यूट्रोफिल्स 1000 से कम है, 1000 पर क्यूबिक mm से कम है तो नहीं देना। लीवर फंक्शन टेस्ट है, अगेन वही चीज़, AST ALT जो SGOT-PT की मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है, टोटल बिलिरुबिन मोर देन 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है तो ये नहीं देना। सीवियर रीनल फेलियर लाइक क्रिएटिनिन मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है, क्रिएटिनिन मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है। सीवियर न्यूरोपैथी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 न्यूरोपैथी है, उनको भी ये नहीं देना है, ठीक है। देना कैसे होता है, शेड्यूल रेजिमेन डोजेज इनकी अपन बात करें, ठीक है। तो बीपम रेजिमेन यूजुअली गिवन विद फूड, खाने के साथ आपको देना है, बट अवॉइड मिल्क एंड मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट और कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स बिफोर एंड आफ्टर 2 आवर ऑफ इनटेक। एडिक्वेट वाटर के साथ में आपको देना होता है। ये ध्यान रखना है कि दूध वाली चीज़ें और कैल्शियम वाली चीज़ें, कैल्शियम की चीज़ें 2 घंटे तक नहीं देना है, चाहे एंटासिड हो, चाहे कैल्शियम सप्लीमेंट हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो 2 घंटे आगे पीछे वो नहीं लेना, कहने का मतलब। यस, पाइरिडॉक्सिन प्रिवेंट न्यूरोपैथी, पाइरिडॉक्सिन आपको साथ में देनी होती है। यदि 50 मिलीग्राम 15 से 29 किलो वजन है और 30 किलो से ऊपर है तो 100 मिलीग्राम। यदि बच्चे का या फिर जो भी ले रहा है उसका वजन 30 किलो से ज़्यादा है तो आपको 100 मिलीग्राम देना, 30 किलो से कम है तो 50 काफ़ी है, ठीक है। शेड्यूल की अपन बात करें तो मैंने 6 मंथ बोला, लेकिन एग्जैक्ट में वीक्स में बात करूं तो 26 to 39 वीक्स तक अपन को देनी होती है, 26 to 39 वीक्स, ठीक है। इसमें जो प्रेटोमेनिड है, लाइनेजोलिड है, मॉक्सीफ्लोक्स है, इनका कोई CPIP या कोई वीकली कोई मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है। बेडाक्विलिन का ऑलरेडी आपको पता है कि फर्स्ट और सेकेंड वीक मतलब 2 वीक्स तक आपको 400 मिलीग्राम डेली देनी होती है बेडाक्विलिन, ठीक है। 3rd वीक से आगे अपन बात कर रहे हैं कितना, 26 to 39 वीक्स, ठीक है। शॉर्टर और लॉन्गर के अंदर अपन को 6 मंथ देनी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर अपन 22 वीक्स मतलब रिमेनिंग 24 वीक्स तक की बात करते हैं। 2 वीक्स ऑलरेडी आप 400 मिलीग्राम डेली देते हो, बचा हुआ 22 वीक्स आप वो देते हो। यहाँ पे यही 26 से 39 वीक्स तक है, ठीक है, 26 से 39 वीक्स तक है। तो 6 मंथ ऐसे बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे वीक्स में अपन बात कर रहे हैं तो 26 to 39 वीक्स, ठीक है। तो अगेन 3 वीक्स टू 29 वीक्स तक आपको 200 मिलीग्राम थ्राइस ए वीक, जो अपन सेम जो बेडाक्विलिन आप दे रहे होते हो, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डे आपको देना होता है उसके बाद में। तो 15 दिन तक डेली 400 मिलीग्राम, ठीक है। उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डे आपको 200 मिलीग्राम। कब तक, 26 वीक तक। यदि फिर भी लगता है कि हाँ कोई अभी भी दे सकते हो तो 39 वीक तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो।
प्रीटोमेनिड की बात करें 26 to 39 वीक्स तक आपको देना 200 मिलीग्राम डेली। अब यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कम ज़्यादा करने का कोई वो नहीं है, तो कोई वेट बेंड यहाँ पे नहीं है। एक सिंपल चीज़ भी यहाँ होगी, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई वेट बेंड नहीं है, ठीक है। खाली एज वाला बेंड है कि मोर देन 14 ईयर ऑफ एज, आपको 14 या 14 ईयर ऑफ एज से ज़्यादा हो तो ही आपको देना होता है। लाइनेजोलिड 600 मिलीग्राम डेली, अगेन वही 26 to 39 वीक्स। मॉक्सीफ्लॉक्स 400 मिलीग्राम डेली 26 to 39 वीक्स, ठीक है। चलिए, तो मोर देन 14 ईयर ऑफ एज नीड टू टेक ऑल दीज ड्रग्स, ठीक है। तो सब ड्रग्स आपको लेनी होती है, 14 साल से ऊपर का है कोई भी, सारी ड्रग्स लेनी है, ठीक है। कोई यहाँ पे डोजिंग शेड्यूल या वेट बेंड वगैरह नहीं है, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। यस, लाइनेजोलिड में आप थोड़ा देख सकते हो कि जो 600 मिलीग्राम ओडी आप दे रहे हो, ठीक है, लेकिन यदि उसको सीवियर और ग्रेड 3 न्यूरल टॉक्सिसिटी हो रही है कब पता लगा आपको? ये 9 वीक्स तक देने के बाद, ठीक है। 9 वीक्स तक आपने यदि यूजली, मतलब 9 वीक तक नहीं होता होगा तो 9 वीक्स तक आपने दे देते हो, ट्रीटमेंट, तब आपको पता लग रहा है कि उसको ग्रेड 3 या सीवियर टॉक्सिसिटी हो रही है, तो आफ्टर 9 वीक आप डोज को हाफ कर सकते हो। तो 600 को 300, ये आपका जो अलग जो रेजिमेंट मैंने बताया था आपको, बेटल कंटेनिंग जो रेजिमेंट होता है जिसके अंदर अपन बात कर रहे होते हैं, जो लॉन्गर रेजिमेंट, यस लॉन्गर रेजिमेंट में बात करूँ, उसके अंदर भी ये किया जाता है। 600 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन बढ़ाना होगा, तो ये ड्यूरेशन है वो 26 की जगह आपको 39 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बेडाक्यूलिन, प्रीटोमेनिड, लाइनेजोलिड, सॉरी मॉक्सीफ्लॉक्स 26 वीक तक दे दो, लेकिन अब लाइनेजोलिड आपको यहाँ पे 39 वीक्स तक करना पड़ेगा यदि आप डोज को हाफ कर देते हो। तो बीपाम रेजिमेन कैन बी गिवन टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डीएसटी ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी बता दी, यहाँ पे डीएसटी की कोई एलिजिबिलिटी नहीं बताई कि डीएसटी में कुछ होना चाहिए, वो बात की बातें देखी जाएगी, ठीक है। मॉक्सीफ्लॉक्स की बात करें, इट कैन बी गिवन टू फुल कोर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंट पेटेंट टू फ्लोरोक्विनोन, ये बहुत अच्छी बात है। फ्लोरोक्विनोन रेजिस्टेंस हो तो भी आपको मॉक्सीफ्लॉक्स बीपाम रेजिमेन में देनी होती है, ठीक है। तो आगे अपन और बात करेंगे रेजिमेन एक्सटेंशन की, तो मैं बस थोड़ा सा और बचा इसमें तो बात कर ही लेते हैं। इफ़ अब यहाँ पे बात करेंगे रेजिमेन एक्सटेंड कब करना होता है, क्या मॉडिफाई आपको कर सकते हो। यूजली डोजिंग के अंदर मॉडिफाई नहीं करना होता, शेड्यूल आप बढ़ा सकते हो, वो अपन बात करते हैं। तो देयर इज नो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट एट 9 वीक, तो 9 वीक को आपको इवेल्युएट करना है पेशेंट को, 9 वीक मतलब अराउंड 2 मंथ के बाद, ठीक है। आपने स्मीयर करवाया या नाट किया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग, सीबी नाट मान लो, कल्चर एंड डीएसटी किया फॉर ऑल द ड्रग्स, आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट नहीं है 9 वीक, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। पेशेंट का स्मीयर एग्जामिनेशन करो या सीबी नाट करो या कल्चर डीएसटी करो फॉर ऑल ड्रग्स, ठीक है। तो अब आप उसको कब करना पड़ेगा आपको, ये 13 वीक पे करना है, पहले 9 वीक, 13 वीक, 18 वीक, 26 वीक और लास्ट 39 वीक इफ़ एक्सटेंडेड। आपको लग रहा है कि 39 वीक तक बढ़ाना पड़ता है क्योंकि कई बार इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, 9 वीक पे इंप्रूवमेंट नहीं है तो आप 13 पे करोगे, 18 पे करोगे, 26 इज द लास्ट वन, है ना, 26 तक अपन दे रहे। 26 पे आपको लग रहा है कि इसमें पॉजिटिविटी आ रही है या इंप्रूवमेंट, कुछ ना कुछ क्लिनिकल इंप्रूवमेंट नहीं है पेशेंट को, तो आप इसको 39 तक एक्सटेंड कर देते हैं। यस, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट अबाउट मिस्ड डोजेस, किसने डोज मिस कर दी तो क्या करना। तो पेशेंट मस्ट कंप्लीट 26 वीक मीन्स 182 डेज ऑफ द रेजिमेन, ऑफ द कोर रेजिमेन। अब यहाँ पे कोर मॉक्सीफ्लॉक्स यहाँ पे कोर रेजिमेन में नहीं आएगा क्योंकि पहले बी पाल रेजिमेन में आया था, अब बी पाम रेजिमेन आया, तो बी पाल इज द कोर रेजिमेन, ठीक है। तो वो आपको 26 वीक या फिर 39 वीक 273 डेज में आपको लेना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मिसिंग की। तो इफ मिसेस फॉर लेस देन 2 वीक कॉन्जिक्यूटिवली, ये ध्यान रखना, लेस देन 2 वीक मतलब 15 दिन से कम उसने मिस किया है, कॉन्जिक्यूटिवली मतलब लाइक 10 दिन उसने मिस कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेजिमेन, मतलब जितना मिस किया उतना आप इंक्रीज कर दो, ठीक है। दूसरा दिया है लेस देन 4 वीक, मतलब अब 1 मंथ पे बात हो रही, 20 दिन 25 दिन, लेकिन वो नॉन कॉन्जिक्यूटिवली होना चाहिए। जैसे
10 दिन पहले किया, फिर 20 में ले ली, फिर 10 दिन और कर दिया, तो 20 दिन हो गया। ठीक है, तो अब अगेन यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे डोज जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज कर दो। आपको फेल्योर आपको नहीं बोलना है। फेल्योर कब बोलना है? यस, मोर देन 2 वीक कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब 15 दिन से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब 20 दिन लगातार ही कर दिया, या फिर मोर देन 4 वीक नॉन कॉन्जिक्यूटिवली, पहले 10 दिन किया, फिर 10 दिन किया, फिर 10 दिन किया, महीना हो गया, मतलब 4 वीक कर चुका वो, मान लो कभी 15 दिन किया, कभी 10 दिन किया, इस तरह से। तो ओवरऑल 4 वीक से ज़्यादा, मतलब 1 मंथ ओवरऑल ड्यूरेशन जो मिसिंग डोजेज है वो मोर देन 1 मंथ है, लेकिन नॉन कॉन्जिक्यूटिवली हो तो भी। ठीक है, तो लेस देन 1 मंथ नॉन कॉन्जिक्यूटिवली है तो ड्यूरेशन बढ़ाना है, लेस देन 2 वीक कॉन्जिक्यूटिवली है तो ड्यूरेशन बढ़ाना है, लेकिन मोर देन 2 वीक कॉन्जिक्यूटिवली एंड मोर देन 4 वीक नॉन कॉन्जिक्यूटिवली, तब आपको ट्रीटमेंट फेल्योर बोलना है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, तो बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिड, मोक्सीफ्लोक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन रिकमेंडेड नहीं है, खाली लाइनजुलिड की रिकमेंडेड है, जो आप 600 से 300 कर सकते हो। ठीक है, यदि कोई बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिड, लाइनजुलिड इनमें से कोई भी एक ड्रग को परमानेंट डिसकंटिन्यू कर देता है तो वो रेजिमेन फेल्योर माना जाएगा। मतलब ये तीन जो कोर मैंने बताई ना, मोक्सीफ्लोक्स कोर नहीं है, तो ये कोर ड्रग में से कोई यदि मिस कर रहा है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट फेल्योर माना जाएगा, चाहे वो बेडाक्विलिन हो, चाहे वो प्रेटोमेनिड हो, या चाहे वो लाइनिज़ोलिड हो। ठीक है, तो फेल्योर रेजिमेन 2 तरह का हो गया। पहला, इन तीनों में से जो कोर ड्रग है बीपाल, इसमें से कोई भी एक ड्रग जो परमानेंट डिसकंटिन्यू कर दे तो भी ट्रीटमेंट फेल्योर माना जाएगा, या फिर मोर देन 2 वीक कंजिक्यूटिवली एंड मोर देन 4 वीक नॉन कंजिक्यूटिवली भी मिस कर दे, नहीं ले, तो फेल्योर माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अपन और बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस रेजिमेन है। ठीक है, तो आगे अपन को यही यूज़ करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।